नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के बजट पर। दरअसल ये इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। कल बजट पेश हो जाएगा, लेकिन बजट पूर्व अनुमान की बात करें कि इस पिटारे में क्या निकलने वाला है, जो केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी लेकर आने वाली है। ये बूस्टर डोज होगा एक तरह से बजट के लिए, या कुछ और होगा। बहुत सारी बातें होंगी। इसमें जीडीपी की बात भी लोग करेंगे, जीएसटी कलेक्शन की बात भी होगी, और इसके साथ साथ इनकम टैक्स के स्लैब में कितनी छूट मिलेगी, इस पर भी बात होगी। साथ ही ये भी कहा जाएगा कि रियल एस्टेट को कितनी ताकत मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देश को दिया है कि हर व्यक्ति के पास घर होगा, कम से कम जो गरीब है और जो निम्न मध्यम वर्ग का है। तो बहुत सारी बातें होंगी। सेहत को लेकर बात होगी, टेक्सटाइल पर बात होगी, तो आईटी सेक्टर में क्या होगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बजट में क्या होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे। इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 विशेष मेहमान। तो मैं उनसे आपका पहले परिचय करा दूं कि हमारे साथ जो चर्चा में शामिल होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सुरभि अग्रवाल जी, शेयर मार्केट के जानकार धर्मेंद्र मिश्रा जी, और हमारे पत्रकार साथी गुरुदत्त तिवारी जी। लेकिन उसके पहले जो आज की खबर थी वो ये कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी खुश करने वाली है। 8.5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहले ये थोड़ा सा कम था, लगभग 7 के आसपास था, फिर ये बढ़कर अनुमान 8.1 के आसपास आया, और जीडीपी का अनुमान उसके बाद 8.3, और अब आज की हम बात करें तो 8.5। यानी धीरे धीरे ये जो उम्मीद की प्रगति है वो बढ़ती जा रही है। और सबसे खास बात जिसका हम जिक्र करेंगे वो जीएसटी कलेक्शन की है। दरअसल नवंबर में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था वो 1,30 करोड़ के आसपास था, 31 करोड़ के आसपास था, जो अब बढ़कर 1,38 करोड़ के आसपास चला गया। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की भले ही ना हो, लेकिन एशिया की चीन के बाद नंबर 2 हो जाएगी। तो ये खुश करने वाली खबरें हैं। कल बजट में कितनी खुशी और कितना गम मिलता है वो कल देखेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि आखिर ये बजट कितना खुशहाली वाला हो सकता है। धर्मेंद्र मिश्रा जी, शेयर बाजार आज थोड़ा सा हरियाली में था, झूम रहा था। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लोग मायूस थे, बहुत सारी गिरावट आई थी, लेकिन बजट के एक दिन पहले शेयर मार्केट ने जिस तरह से अपने आप को मैच्योर करके आगे आया है, वो क्या संदेश देता है कि शेयर बाजार, क्योंकि जो भी स्थिति होती है उसको 3 महीने आगे देखता है, उसको 3 महीने से ज़्यादा अनुमान लगाकर काम करता है बाजार। तो आज का जो बाजार है वो कल के बजट को किस ढंग से देख रहा है, आपकी राय, क्योंकि कैसा मूड है, कैसा माहौल है और कैसी उम्मीद है बजट से? मिश्रा जी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट हमने आज सेलेक्ट किया है। और इस पॉइंट में आज मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है संसद में, तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो होता है हमारे बजट का एक सेमीफाइनल होता है जी। और इस सेमीफाइनल में हमने ये देखा है कि हालांकि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बहुत ब्रीफ होती है, लगभग 400 कुछ पेज की रिपोर्ट थी। उतना पूरा एक बार में एक साथ में पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया, जो फीडबैक लिया और जो हमने इसको देखा, तो हमारे जो ऑब्जर्वेशन था उसमें ये देखने को मिला कि गवर्नमेंट के पास एक गुंजाइश है, गवर्नमेंट के पास एक चांस है कि इस बजट में कुछ आउटस्टैंडिंग किया जा सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बजट आने वाला है ये बिल्कुल ग्रोथ ओरिएंटेड, आसमानी सुल्तानी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ ओरिएंटेड बजट रहने वाला है। और अगर मौका मिला तो हम लोग कल इस पे डिस्कस करेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर हम बात करें कि कौन से सेक्टर में क्या फोकस किया जाएगा, तो जो पहला जो हमारी जीडीपी को, जैसा आपने जीडीपी का एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा डेटा देखने को मिला है। जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से जीडीपी के उसमें आंकड़े में थोड़े से पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अभी जो डेटा आने धीरे धीरे करके और ग्रोथ की तरफ बढ़ा है, तो बहुत खुश कर देने वाला जीडीपी का आंकड़ा भी था आज। और जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा था। इन सब तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ऐसा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जो है प्राइमरी सेक्टर, जो जीडीपी को मतलब प्रमोट करने में जो प्राइमरी सेक्टर जिनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट के पास जो है बहुत अच्छा मौका है।
और इन दो सेक्टर में सबसे जो बारीकी से जो देखने वाली चीज़ रहेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और खासकर एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा फेवरेबल अभी तक नहीं देखा गया है। क्योंकि अभी हम लोगों ने सबने बड़े अच्छे से देखा है कि बहुत कुछ 3-4 महीने पहले तक सड़कों पे लोग उतरे थे एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ को लेकर। तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा चांस है कि इस बजट में एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी सेक्टर हैं, बहुत सारे सेक्टर बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर को लेकर, फर्टिलाइज़र हुआ और कृषि खाद बीज वाले चीज़ें हो गई और ट्रैक्टर और मशीनरी, बहुत सारी जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट के पास टाइम है और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। तो दूसरा इसके बाद जो मेन चीज़ आएगी वो रहेगा सर स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप बहुत अच्छी चीज़ है। देखा जाए तो जो इस गवर्नमेंट को जो दूसरे कहने चाहिए कि विपक्ष वाले लोग हैं जो सबसे ज़्यादा घेरते हैं वो रोजगार को लेकर घेरते हैं। गवर्नमेंट के पास स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से या स्टार्टअप में कुछ ऐसी प्लानिंग या कुछ ऐसी योजनाएं लॉन्च हो मतलब देखने को मिलेंगी जिनके माध्यम से स्टार्टअप इंडिया और रोजगार पर बहुत अच्छा फोकस देखने को मिलेगा और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा चांस है। बिल्कुल, जो आपने बात की वो दरअसल किसान आंदोलन का जो जिक्र किया कि सभी लोग का अनुमान है कि इस बार का बजट शायद खेती पर केंद्रित होगा, गांव पर होगा, देहात पर होगा और दूसरा गरीबों पर होगा। और स्टार्टअप का आपने जिक्र कर ही दिया है। इसके साथ साथ जो मैंने शुरुआत में कहा था कि शेयर मार्केट की खुशहाली बताती है कि कल का जो संकेत है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि शेयर बाजार दरअसल 3-4 महीने पहले आगे की चीज़ों को देख लेता, उसको भांप लेता है। तो कहीं ना कहीं कल का जो बजट है वो बेहतर होने की संभावना लगती है, क्योंकि पिछले 5-7 दिनों से मार्केट बड़ा नीचे था। तो हम अक्सर शेयर मार्केट को देश की नब्ज मान लेते हैं, लेकिन मैं कई बार इसकी आलोचना भी करता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था शेयर बाजार नहीं है। सरकारें शेयर बाजार के ऊपर नीचे जाने से खुश और दुखी हो जाती है, लेकिन अगर किसान खुश होगा तो देश लहलहाएगा। अगर किसान, आप देखिए कि अगर लोग कहते हैं कि इस बार बारिश कम होगी, इस खबर के आते से मार्केट में मायूसी हो जाती है। और अगर ये आता है कि मौसम अच्छा रहने वाला है, बारिश ठीक होगी, तो फिर बाजार में एक तरह से रौनक आ जाती है। तो सुरभि जी, ये सारा मामला एक तरह से पूरा आंकड़ों का है। कई बार बड़ा नीरस सा भी रहता है आंकड़ों की बाजीगरी, लेकिन आपसे मैं पूछना जरूर चाहूंगा कि लोग इस बात की भी उम्मीद लगाते हैं कि कब इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ेगी। इनकम टैक्स एक चीज ये भी लोग कहते हैं कि किस तरह से कभी क्या इंडिया इनकम टैक्स फ्री कंट्री बनेगा। एक्सपेंडिचर टैक्स आने की भी लोग बातें करते हैं। ये हवा हो सकती है, हो सकता है कल इसका कुछ पुट देखने को मिले बजट में। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो आपको उचित लगे इन सब तमाम चीजों में, उस पर आप अपनी राय जरूर दें। बिल्कुल, इनकम टैक्स स्लैब का लास्ट ईयर भी इनके द्वारा बढ़ाया नहीं गया था, इसमें कोई चेंज भी नहीं लाया गया था, जिससे आम जनता और जो भी करदाता है वो बहुत नर्वस हो गए थे। बट इस बार हम चाह रहे कि जो 2.5 लाख से 5 लाख तक का स्लैब है, उसमें अगर आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपए भी हो जाती है तो उसमें आपका टैक्स जो है 12,500 रुपए लग जाता है, जिससे लोग अपनी इनकम को 5 लाख से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर वित्त मंत्री जी के द्वारा कुछ इसमें चेंज लाया जाता है और जो 5 लाख से अगर एक्सेस टैक्स पे एक्सेस इनकम पे अगर टैक्स लगाया जाता है तो वो सभी के लिए लाभप्रद होगा। और कह सकते हैं कि कम अगर टैक्स होगा तो कलेक्शन ज्यादा होगा। अगर सरकार टैक्स को कम करेगी तो लोग उस टैक्स की रेंज में आना पसंद करेंगे। सीधी सी बात है कि जिनके पास 5 लाख की इनकम होती है वो छुपाते हैं, चोरी करते हैं। अगर सरकार कर देगी कि भाई 5 लाख तक हम सिर्फ 5% टैक्स लेंगे, तो मेरे ख्याल से टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन जो कई देशों में है कि इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, लोग उसे कहते हैं कि वो एक तरह से स्वर्ग है, वहां टैक्स हेवन की बात करते हैं। हिंदुस्तान में भी जब से मोदी सरकार आई है 2014 की बात करें, तब से एक बात जरूर चर्चाओं में रहती है कि क्या इस देश में इनकम टैक्स खत्म होगा। मैं अगले दौर की बातचीत में इस पर सवाल करूंगा आपसे कि क्या इनकम टैक्स खत्म होने से देश को नुकसान होगा या फायदा होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि कमाएं आप जितना मर्जी हो, लेकिन हम खर्च जो आप करेंगे उस पर टैक्स लेंगे। तो आदमी कमाकर कितना रखेगा बैंक में, कितना रखेगा अपने लॉकर में। जाहिर है कि जिसके पास पैसा बहुत होगा वो मकान भी खरीदेगा, ज्वेलरी भी लेगा, अच्छे कपड़े भी खरीदेगा, तो खर्च करने पर टैक्स होगा। तो मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी, सरकार को
रेवेन्यू इकट्ठी करने में दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन कल बजट है, सब कुछ पहले से तय हो चुका है। हम उस बजट में से, जैसे कहते हैं ना कि कोई आदमी हाथ में मुट्ठी बंद करके पूछता है कि इसमें क्या है, हम जो सरकार की बंद मुट्ठी कल खुलने वाली है उसका अनुमान लगा रहे हैं कि उसके भीतर क्या हो सकता है। क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट को सरकार कुछ छूट देने की तैयारी करेगी, क्योंकि तभी लोगों के घरों का सपना पूरा होगा? हेल्थ के मामले में लोग जैसे कहते हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस में सरकार थोड़ी सी छूट दे देगी टैक्स में, तो फिर लोग बेहतर इलाज करा पाएंगे और मरने से कम बचेंगे। जब लोग जी पाएंगे तो फिर लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आपकी राय पूरे बजट पर कि किस ढंग का आपको लग रहा है कल बजट कैसा आएगा? राघवन जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का एक फोकस रहा है। हालांकि कई बार ऐसी हमको कई बार ऐसा लगा कि सरकार ने एक आम आदमी का और एक जरूरतमंद इंसान का बजट में ध्यान नहीं रखा है। पर सरकार ने आगे पिछले 6-7 सालों में लगातार एक्सपेंडिचर पे खास फोकस किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम सरकार ने किया, उससे आगे रोजगार सृजित हुए और तमाम तरह की डिमांड जनरेट हुई। सरकार रियल एस्टेट के लिए एक छूट लेकर आई थी सरकार। तो उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में अभी हम 2-4 दिन पहले की एक रिपोर्ट देखें तो रियल एस्टेट के रियलिटी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो पिछले 1 दशक के सबसे टॉप पे हैं। अब सरकार इसमें यह कर सकती है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए की जो प्राथमिकता वाले कर्ज का जो लेवल है, जो सरकार उसको मानती है कि अगर 30 लाख या 40 लाख रुपए तक का घर है तो प्रायोरिटी सेक्टर में है, परंतु घरों की लागत एक छोटे छोटे शहरों में बढ़ रही है। तो सरकार इस स्लैब को बढ़ा सकती है। तो इस स्लैब को बढ़ाने से ये फायदा होगा कि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आगे हैं प्रायोरिटी सेक्टर में, क्योंकि बैंक जितने बड़े एडवांस करते हैं उनमें एक उनको प्रायोरिटी सेक्टर में कितनी लैंडिंग करनी है इसका एक टारगेट फिक्स होता है, तो उस पर फोकस होगा। परंतु ये एक समस्या ये रही कि जब सरकार ने आके जो हाउसिंग में जो सब्सिडी दी थी, तो बहुत से लोगों को सब्सिडी मिली नहीं है। बीच में ये हुआ कि सरकार ने आरबीआई से पैसे लेकर बाद में आके उनसे एक बड़ा कंट्रोवर्सल एक वो हुआ, तमाम अलग अलग उसमें राय आई, सब लोग उसमें विरोधाभास था लोगों को। तो वो पैसा लिया, पर उसके बाद भी बहुत से लोग जिन लोगों ने आज सरकार की सब्सिडी के चक्कर में घर लिया था वो सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है सरकार इसमें कुछ प्लान करे या फिर सब्सिडी का दायरा बढ़ाए सरकार। तो ये तमाम चीजें हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ाने में मदद करेगी। और यकीन मानिए इस समय हाउसिंग सेक्टर पिछले 1 दशक के सबसे बेहतरीन स्तर पे है। और अगर हम अपने आसपास भी देखें तो जो इन्वेंट्री थी जो 10 साल से बनी हुई थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। तो क्या कह सकते हैं कि बजट में रियल एस्टेट के लिए भी कुछ ना कुछ मिलेगा। हो सकता है कि ये रियल एस्टेट अब बूम करेगा, जो पिछले 3-4 सालों से बड़ा एकदम बॉटम लाइन पर आ गया था। धर्मेंद्र जी, सवाल यही है कि व्यवसायी उद्योगपति जो सरकार की पॉलिसी उससे संतुष्ट हैं, इसीलिए आप देखिए कि बाजार ठीक चल रहा है, जीएसटी कलेक्शन ठीक आया है और लोग ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा करें ना करें, कुछ जो कुछ चल रहा है उसमें माइनस ना करें, क्योंकि अगर जो कुछ चल रहा है इसमें सरकार कुछ ना दे, कुछ ना जोड़े, तो भी मुझे लगता है कि बाजार या उद्योगपति या जो आईटी सेक्टर है इन सब के लिए ठीक है। अगर इसमें सरकार ने थोड़ा सा और प्लस कर दिया तो स्थिति और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो हालात दिख रहे हैं वो संतोषजनक नजर आते हैं, ऐसा दिखने में आ रहा है। आपकी राय? जी बिल्कुल। जैसा कि एक बिजनेस का जो तबका होता है, जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं और जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग यही देखते हैं कि गवर्नमेंट का दृष्टिकोण क्या है। अगर दृष्टिकोण पॉजिटिव वे में जा रहा है, गवर्नमेंट का 5 साल या अगले 10 साल का एक रोड मैप जो बनाया है, जो विजन है गवर्नमेंट का, वो फेवरेबल है, गवर्नमेंट का दृष्टिकोण सही है। क्योंकि बजट में जो चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत तुरंत प्रभाव डालती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें बजट में देखने को मिलती हैं और हमेशा मिलती हैं। तो अगर बिजनेसमैन का एक जो देखने का तरीका होता है कि गवर्नमेंट का अगर दृष्टिकोण सही है तो बिल्कुल मार्केट उसको बहुत पॉजिटिव रिएक्ट करता है। और जैसा कि अभी हम लोग देखने को मिलेगा अभी कल के बजट में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर है और जो डिजिटल इंडिया, जो ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे फोकस में रहेंगी, कल देखने को मिलेगा। डिजिटल इंडिया पे जो गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि ये दृष्टिकोण को दिखाता है डिजिटलाइजेशन की ओर जो हमारा बढ़ता हुआ कदम है। पिछले 2 या 3 सालों का अगर हम सफर देखें तो डिजिटल इंडिया को बहुत अच्छा प्रमोट किया गया है। मेरे ख्याल से इससे करप्शन में भी कमी आएगी। बिल्कुल, जितना भी सब चीज़ें डिजिटल मोड पर आएगी प्लेटफॉर्म पर, तो करप्शन भी घटेगा।
बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, हम जो आजकल यूपीआई या फोन पे और के माध्यम से जो प्रचलन आया है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ, वो हमारा ये दिखाता है कि पहले बहुत कुछ फिगर ऐसा होता था, फंड ऐसा होता था कि जो कि कैश सेटल हो जाता था, बुक तक आता नहीं था। ये हमारे जो साथी एक्सपर्ट हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके माध्यम से जो है चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से देखना और मैनेज करना बहुत अच्छे से पॉसिबल होगा। तो ये गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया का प्लान है, खासकर साथ में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत अच्छा अनाउंसमेंट और सब्सिडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो सकती हैं और बजट में बहुत चीज़ें अच्छी फेवरेबल देखने को मिल सकती हैं। इसमें जो आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि जब देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे तो जाहिर है कि फिर डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी। जब डीजल पेट्रोल की खपत कम होगी तो आप फिर आपकी जो बहुत विदेशी मुद्रा तेल को खरीदने में खर्च होती है वो बचेगी, और प्रदूषण कम होगा तो बीमारियां कम होंगी। तो ये सब चीज़ें तो प्लस में जाने वाली। लेकिन जो आपने पहली बातचीत में कहा था कि स्टार्टअप, उसके साथ साथ मैं इसमें जोड़ूंगा कि जो मेक इन इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं भारत को या बजट में वो चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आलोचनाएं बहुत होती है सरकार से की गलतियां भी होती हैं, कई बार सरकार की मजबूरी होती है कि वो कुछ खर्चे कम नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में मेक इन इंडिया की बात करें, आप देखिए कि डिफेंस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर आ गया है। डिफेंस के काम में भी हम देखें तो आप देखिए कि जो हथियार बनाने की चीज़ें थी, जो डीआरडीओ करता था वो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम विदेशों पर निर्भर थे। अब भारतीय कंपनियां हथियार बना रही है, मिसाइल बनाने के काम में आ रही है, वो बंदूकें बना रही, वो राइफल बना रही। पहले तो एक कारतूस भी नहीं बनते थे। तो ये जो मेक इन इंडिया वाला मामला है, ये भी कल के बजट में देखने को मिलेगा कि स्टार्टअप के साथ साथ जो मेक इन इंडिया का नारा दिया था वो कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि भारतीय कई कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और उससे विदेशी मुद्रा बच रही है, देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है और इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। जहां तक आंकड़ों की बात है या जो हम बात करते हैं टैक्स स्लैब की कि इनकम टैक्स का जो मामला है, कई बातें हमने की है। सुरभि जी, आपको लगता है कि इन सब चीज़ों में से सरकार के लिए कहाँ मुश्किल जाने वाली है, बचत करने में, इनकम को बढ़ाने में, टैक्स को लगाने में? आपकी दृष्टि से क्या कल कुछ घटने वाला है टैक्स लगने के मामले में? जैसे कि हम देख रहे हैं अभी कोरोना महामारी के बाद कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है जी। तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 में दिया जाता था 50,000, वो अब उनको कम पड़ने लगा है, क्योंकि उनका वेतन बढ़ाया नहीं गया है और उनके जो खर्चे हैं जैसे इंटरनेट का है, बिजली का खर्चा है, ब्रॉडबैंड वगैरह, जो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उनके, वो बढ़ गए हैं और उनको इसके लिए कुछ अलग से अलाउंसेस या फिर कुछ टैक्स में छूट दी जानी चाहिए, जैसे कि 50,000 की छूट को 1 लाख तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें बचत भी तो हो रही है, आपका पेट्रोल बच रहा है, आपकी पॉकेट मनी बच रही है। अगर आप ऑफिस जाएंगे तो पेट्रोल खर्च होगा, आप ऑफिस जाएंगे तो थोड़ा सा चाय पानी करेंगे, नाश्ता करेंगे, तो बचत भी बहुत हुई है। ये डिमांडिंग होना चाहिए आदमी को। हाँ। आपकी डिमांड बिल्कुल, या जो आपने चीज़ों को ऑब्जर्व किया वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बचत भी बहुत हुई है घर में काम करने से। घर में काम करने से बचत हुई है। बाकी जो उनका प्रदर्शन है जी, अपनी फील्ड का प्रदर्शन है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है घर से काम करने में। तो सरकार को अगर वो छूट देते हैं तो हो सकता है कि उसमें प्रदर्शन अच्छा हो जाए। चलिए, ये भी है कि अगर इस तरह के मामलों में गुरुदत्त जी सरकार छूट देगी तो मुझे लगता है कि ये प्रदर्शन, काम करने का जो उनका परफॉर्मेंस है वो सुधर सकता है। क्या लगता है आपको? देखिए, सुरभि जी ने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना चाहिए, 50,000 से बढ़ा के उसको 1 लाख करना चाहिए, बिल्कुल एक वाजिब सा सवाल है, लेकिन बड़ा फिगर नहीं है ये, 50 से जस्ट डबल। क्योंकि सरकार के पास जितनी गुंजाइश होगी सरकार उतना करेगी। तो अभी मेरे ख्याल से एकदम से वो 50,000 से बढ़ा के 2 लाख नहीं कर सकते, वो पहले 50,000 से 1 लाख करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है राघवेंद्र जी, कि हमारा खर्च बढ़ा है, हमारा खर्च पेट्रोल का घट गया, ऑफिस के जो एक्सपेंसेस है वो घट गए, पर हमारा हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए खर्चा बढ़ा है। अगर एक परिवार में कोई एक व्यक्ति है, एक बार कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो उसको अगले 6 महीने तक लगातार अलग अलग मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है। लेकिन यहाँ बात वो है, हेल्थ इंश्योरेंस भी तो है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में सरकार कितना टैक्स कम करेगी? उसमें मात्र 25,000 प्रिवेंटिव जो जांच होती है बीमारियों की, 5,000 तक सरकार उसमें छूट देगी, उसके बाद इलाज में छूट दे। जी, बात पूरी करें आप गुरुदत्त जी। सर, 25,000 रुपए की उसमें छूट है, तो मेरे ख्याल से अब जो एक्सपेंसेस हुए हैं तो
अब दायरा बढ़ गया है। अब सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस में जो छूट का दायरा है इसको 25,000 से बढ़ा के आगे 50,000 तक ले आना चाहिए, क्योंकि इस समय ये हो रहा है कि जो तमाम जिन लोगों को बड़ी बड़ी क्रिटिकल सर्जरी से गुजरना पड़ा उनके एक्सपेंसेस काफ़ी बड़े पैमाने पे हुए हैं। अब 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख इतने इंश्योरेंस से काम नहीं चल रहा है, तो सरकार को इस पर भी जोर देना चाहिए। हालांकि सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कल कई अनाउंसमेंट करने वाली है और कई पॉलिसीज अस्पतालों के लिए लेके आने वाली है, पर उसके बाद भी एक आम आदमी को छूट के लिए इसलिए दरकार है कि हमको आप ऐसा कर दीजिए ना कि 5 लाख रुपए तक की छूट है, आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। अभी दिक्कत यह है कि एक कोई व्यक्ति आगे नए तरीके से टैक्स दे रहा है, कोई पुराने तरीके से टैक्स दे रहा है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, आप जो मांग कर रहे हैं तो केंद्र सरकार ने तो कल डिसीजन ले चुकी है, जो आपका कल सिर्फ वो खोलने वाले हैं उसको। ये सब चीजें राज्य सरकार के बजट में जो आपकी बातें वो आ सकती हैं कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में कितनी छूट अपने नागरिक को देने वाली, जो उनके स्टेट के नागरिक हैं। सबसे खास बात यही है कि अब सरकार इस पर जाने वाली, जो गरीबों के लिए कुछ उनके पास कार्ड होता है, अगर वो कार्ड दिखाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी उनका इलाज फ्री करते हैं। ये आयुष्मान कार्ड की बात मैं कर रहा हूँ। आयुष्मान कार्ड जिनके पास है वो तो गरीब रेखा से नीचे वाले होते हैं, उसके लिए 2 लाख तक का मेरे ख्याल से कुछ ऐसा फिगर है, 5 लाख तक का वो अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। तो इतनी बड़ी बीमारियां कम ही होती है जो 5 लाख से ऊपर के खर्च में जाए। सरकार को कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल हैं उनकी जो मनमानी, उस पर मेरे ख्याल से जो फीस है, जो इलाज है, उस पर जाना पड़ेगा। एक चीज मैं जरूर जोड़ूंगा धर्मेंद्र जी की, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां मरीजों के इलाज के बाद जो दवाएं लिखी जाती है वो MRP रेट पर देने की बात होती है और वो उसी अस्पताल के मेडिकल स्टोर से खरीदने की बाध्यता होती है। सरकार अगर अपने बजट में कुछ इस तरह का कानून नियम लेकर आ जाए कि मरीज को कम से कम बाहर से लाने की अनुमति हो, और ऐसा ना हो कि जो बाहर से आप दवा लेकर आ रहे हैं तो कई बार वो इलाज भी नहीं करते हैं। ये चीजें स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा के जो प्रीमियम होती है उस पर छूट, और दवाओं के मामले में भी मेरे ख्याल से ये एक बड़ी बात होगी। बहुत बढ़िया मुद्दा था आपका, क्योंकि जैसा पिछले कुछ सालों पहले एक ट्रेंड चला था, कुछ जेनरिक दवाओं की बात हुई थी, लेकिन जेनरिक दवाओं की जो बात थी वो बहुत पीछे रह गई, क्योंकि जेनरिक दवाओं की आपूर्ति जो थी उस लेवल की नहीं हो पाई, उस लेवल का लोगों तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया। और एक ये मजबूरी होती है कि जहां हमने ट्रीटमेंट कराया वहीं दवाई लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दवाएं दूसरे मेडिकल स्टोर में मिलती नहीं है। अब ये पता नहीं क्या इन लोगों की मोनोपोली होती है, इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो दवाएं सिर्फ उसी लोकेशन में मिलेंगी जहां लिखी गई है। और वो हर 1 घंटे में दवा लिखते हैं, 2 दवा लिखते हैं और कहते हैं कि लेकर आइए जी। अब वो राघवन जी, मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगा सर कि हमारे देश में कानून है, एंटी प्रॉफिटिंग एक्ट है, फिर आप कैसे उस दवा पे जो MRP है वो 200 से 300% प्रॉफिट पे वो दवा आप बेचने की अनुमति दे रहे हैं? ये सरकार को पता है। इसी पर अगर कुछ सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार फैसला कर ले तो मेरे ख्याल से, क्योंकि दवा मार्केट जो फार्मा इंडस्ट्री वो बहुत बड़ा एक तरह से घपले वाला मार्केट भी है। जो इंजेक्शन, जो डिस्पोजल इंजेक्शन होता है वो 2 रुपए का होता है, लेकिन बाजार में वो 5 का बिकता है। अगर वो ग्लूकोज की सलाइन होती है वो 6 रुपए की होती है, लेकिन वो 25 की बिकती है, 50 की बिकती है। तो ये घपलेबाजी होती है। मैं तो एक जो नर्सिंग होम चलाते हैं, जो डॉक्टर है, उनसे बहुत माफी के साथ, मतलब कान पकड़ के मैं ये बोलता हूं कि जैसे कंजर लोग कई बार लूटते हैं, तो जिसको लूटते हैं वो आदमी कहता है कि आप मारिए मत, हमसे पैसा ले लीजिए, जेवर ले लीजिए, मगर वो कंजर मारते हैं और कहते हैं कि हम बिना मेहनत के पैसा नहीं लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अस्पताल वाले जबरदस्ती दवाएं देकर बिल बढ़ाते हैं। वो चाहें तो दवाएं ना देकर भी बिल ले सकते हैं, लेकिन वो चूंकि उनका लेबल ये होता है कि जब तक कुछ ना करेंगे आप बिल कैसे देंगे, इसलिए कई बार वो बेवजह जांच करवाते हैं, कई बार वो बेमतलब की दवाएं लिखते हैं जो काम की नहीं होती है। बहुत संक्षेप में अंतिम टिप्पणी धर्मेंद्र जी आपसे, चूंकि समय खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल। इस बजट को थोड़ा सा अगर दूसरे एंगल से हम आपका फोकस करें, तो दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो अभी जो तत्काल में कुछ दिनों बाद ही जस्ट कुछ 5 यूपी, पंजाब और उत्तराखंड से समेत कुछ 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, तो ऐसा माना जाता है और बहुत कुछ ऐसा प्रचलन है कि किसी भी सरकार का जो दिल्ली का रास्ता होता है वो यूपी इलेक्शन की तरफ से गुजरता है जी। तो इस एंगल से अगर देखें तो ये जो बजट आने वाला है ये कुछ इस एंगल से भी बहुत फेवरेबल
फेवरेबल रहेगा, क्योंकि बजट में कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ों को हमेशा अवॉइड किया जाएगा जो इस चुनाव में कुछ निगेटिव इफेक्ट डालें, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा रोजगार पे, गवर्नमेंट का फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गवर्नमेंट का फोकस रहेगा एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, डिजिटलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये बजट बहुत ही फेवरेबल देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे बाद में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये बजट किसानों का होगा, गरीबों के घर बनाने वाला होगा, जो बीमार है उनके इलाज वाला होगा, और जो लोग आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं उनके लिए आईटी सेक्टर में रोजगार वाला भी होगा और पढ़ाई करने का भी होगा, और खासतौर से जो प्रदूषण रहित व्हीकल चलाना चाहते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का बजट भी होगा, और जो टैक्स में छूट चाहते हैं उनके लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि इनकम टैक्स फ्री वाला बजट होगा, लेकिन उनके लिए भी कुछ ना कुछ राहत वाला बजट होगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, धर्मेंद्र मिश्रा जी, गुरुदत्त तिवारी जी और सुरभि अग्रवाल जी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कल का दिन बजट का दिन है, और उम्मीद करते हैं कि बजट के साथ साथ पूरे देश का मूड और माहौल बड़ा पॉजिटिव है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि कल बजट में राहतों की गुंजाइश ज़्यादा होगी और अफसोस करने के मौके शायद कम मिलेंगे। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।